हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर की, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। पहला पेपर जो कि सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, स्टैटिक जीके की सीरीज है और सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स, ठीक है ना, वर्ल्ड जीके और इंडिया का जीके पूरा कंप्लीट आता है। और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरी सीरीज बनाई है, जिसका ये 30वां वीडियो है। 29 वीडियो लगातार आ चुके हैं, जिसमें कि हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस डीप एनालिसिस के साथ में लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेरे वीडियो से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा मेरे इस एमसीक्यू सीरीज से जुड़कर वो सारे कंटेंट, वो सारे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपके जो 100 क्वेश्चंस का पेपर है उसमें काफी कुछ मदद मिले। तो लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है वो आपको सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, एक भी आप मिस नहीं होगा आपसे। तो चलिए शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लीजिए, आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो था वो कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यगार, स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है धान्यगार। जो धान्यगार था वो मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन था और ये 150 फीट इसका लंबा था, इसकी लेंथ थी, और 50 फीट की करीब इसकी चौड़ाई रही होगी, जिसे बोलते हैं विड्थ, ठीक है ना। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई थी, जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन था। इसके बाद में दूसरा जो विशाल जो एक साक्ष्य मिले वो मिले थे स्नानागार के, जो कि सबसे बड़ा स्नानागार था, जिसकी चौड़ाई थी 39 फीट, लंबा था और 25 फीट के आसपास, ठीक है ना, जिसको 23 फीट के आसपास का जानकारी मिली है। 23 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई थी और 8 फीट ये गहरा था, ठीक है, जो कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मोहनजोदड़ो में ये बने हुए साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? अल्मिंडा, अल्बुकर्क, फ्रांसीसी ड्रैक या फिर वास्को डी गामा? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है अल्बुकर्क। ये था जो वास्तविक रूप में जिसने की, ठीक है ना, पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी और ये एक महानतम पुर्तगाली गवर्नर रहे, ठीक है। और इससे पहले जो थे वो अल्मिंडा थे, ठीक है ना, जो इससे पहले वाले गवर्नर थे। लेकिन अल्बुकुर्क ने इसकी पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी और इनका जो काल था वो था 1508 से लेके, ठीक है ना, 1515 ईस्वी के दौरान, ठीक है ना, ये यहाँ के पुर्तगाली गवर्नर है। और यही एक गवर्नर थे जिन्होंने की भारतीयों को अपनी सेना में रिक्रूट किया था। क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि पुर्तगाली वो कौन सा गवर्नर था जिसने की भारतीयों को अपनी सेना में रिक्रूट किया था? तो वो था अल्बुकर्क, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? वो कौन व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन चालू किया था गांधी जी ने, ठीक है ना, उसमें विदेशी कपड़े जलाने की शुरुआत हुई थी, तो उसको बिल्कुल बर्बादी बताया था? तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली, लॉर्ड रीडिंग या फिर मोतीलाल नेहरू? तो इसका जो सही विकल्प है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। इन्होंने, ठीक है ना, जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाना बिल्कुल बर्बादी बताया था, ठीक है ना। इन्होंने शुरू में जो असहयोग आंदोलन था उसकी काफी कुछ अच्छे हितैषी भी थे और शुरू में इसका सहयोग भी किया था, ठीक है ना, इसकी काफी समर्थन किया। लेकिन बाद में जब विदेशी कपड़े जलाने की शुरुआत की गई तो इसको बिल्कुल बर्बादी बताया और इसका विरोध भी इन्होंने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की थी, जिसको बोलते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1964, 68, 66 या 67? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग पर मैंने एक स्पेशल एमसीक्यू
का भी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आकर वो भी देख सकते हैं। एमपीपीएससी की प्रीलिम स्टडी की प्लेलिस्ट है और उसमें स्पेशल ये वीडियो के टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो आप उसको भी देखें। और उसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लगातार लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। उसके 2 वीडियो हैं या फिर 1 है, देख लीजिएगा, और उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो उसको भी आप जरूर देखें। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2020 में भारत और यूके की थल सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, उसका क्या नाम है? अजय वेरियर, संप्रीति, सहयोग, काइजिन या फिर अभ्यास शक्ति। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अजय वेरियर। अजय वेरियर के नाम से ये संयुक्त अभ्यास हुआ था, ठीक है ना। और ये 13 से लेके 26 फरवरी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 26 फरवरी के बीच में ये 2020 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये यूके में हुआ था, ठीक है ना। यूके में इसके अभ्यास किया गया था, ठीक है ना। यूके के सेलिसबरी का एक मैदान है, वहां पर पूरा अभ्यास किया गया था। और इसमें आतंकवादी जो रोधी अभियान है, ठीक है ना, टेररिस्ट जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए इस अभियान में इसका प्रशिक्षण और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए ये आयोजन किया गया था, ठीक है ना। ये अभ्यास किया गया था और ये लगातार होता है और ये इसका 5वां संस्करण था, यानी कि 5वीं बार ये अभ्यास किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होते हैं? मध्य प्रदेश का है ये क्वेश्चन। नहर, कुएं व नलकूप, तालाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है कुएं और नलकूप। मैंने पिछले मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में ही इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, वो भी चल रही है, तो उसमें मध्य प्रदेश ये वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बनाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र सिंचित होते हैं वो कुएं और नलकूप, यानी कि कुएं और ट्यूबवेल, ठीक है ना। जो ट्यूबवेल होते हैं पर्सनल, उससे सिंचित किए जाते हैं। और मध्य प्रदेश का 2/3 2/3 जो भूमि का हिस्सा है, ठीक है ना, वहां पर कुएं और नलकूप से सिंचित किया जाता है, यानी कि 67% के आसपास का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो कुएं और नलकूपों से उसकी सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कुएं और नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो इंदौर और मंदसौर जिले में होती है, ध्यान रखिएगा। इंदौर और मंदसौर, ये 2 जिले हैं, यहाँ पे सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। और दोनों ही जिले किसके हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इंदौर, मंदसौर जो आता है वो आता है उज्जैन में, करेक्ट कीजिएगा इसको, ठीक है ना। मैंने इसको इंदौर में बोल दिया था, लेकिन मंदसौर उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन इंदौर जो है वो इंदौर स्वयं संभाग भी है और इंदौर जिला भी है, ठीक है ना। इंदौर जिले में इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं और उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, जिसमें कि मंदसौर उज्जैन जिले में आता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी आईएएस एग्जाम्स क्रैक करने में, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज लॉरेट दीपक गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनसी एंड आईटी तेलंगाना गवर्नमेंट, दुर्गा शक्ति, डिप्टी सेक्रेटरी, डॉक्टर अजीत रानाडे, चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप, फरहान रावसन पैरिया, सीनियर एंकर पब्लिक ब्रॉडकास्टर, प्रवीण कासवान, आईएफएस ऑफिसर, और साथ में उपस्थित रहेंगे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको यह समिट जो 2 दिन का है जरूर अटेंड करना चाहिए। यह समिट से आपको काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रिक बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। जिन्होंने एग्जाम पहले निकाला है वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। आपको रैंकर्स की तैयारी करने में आपको तरीके बताए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर्स की जिंदगी को और गहराई से जानने का आपको मौका मिलेगा और भी
बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस 2 दिन की इवेंट में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 70% वक्ता, 20 टॉक एंड डिस्कशन सेशन, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप। और इस समिट के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, यह पूरा समिट ऑनलाइन होगा। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, बस आपको एडवांस में रजिस्टर जरूर करना है। क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बट कुछ सेशन पैरेलली भी चलेंगे। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये समिट सबके लिए खुला है। क्या कोई स्पेशल सेशन हमारे लिए, हमारे सवालों के लिए भी खुला है? जी हाँ, आपके सवालों के लिए भी महत्व दिया जाएगा और स्पीकर द्वारा सेशन के अंत में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके इस पूरे समिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए और जब रजिस्टर करें तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में नीचे लिखा हुआ है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कौन सा? सी वाला। 8,772 किलोमीटर की लंबाई है पूरे मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है। राज्य की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई इसमें कितनी है? तो ये है 8,772 किलोमीटर। और राज्य में सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो कौन सा है? वो है NH44, जो कि पहले क्या था? NH7 था, जिसका कि अब नाम बदलकर NH44 कर दिया है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 717 किलोमीटर। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मध्य प्रदेश का? वो है NH339B। ठीक है ना, जो कि सबसे छोटा है, जिसकी लंबाई है 8.9 किलोमीटर। ठीक है, और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो वो हैं 22। ठीक है ना, टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 22 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH339B और NH7 का NH44 हो गया, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि मध्य प्रदेश में 717 किलोमीटर का इसका रन है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या फिर मैकाल क्षेत्र? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है मालवा। जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का जिला जो है वो है होशंगाबाद। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, होशंगाबाद में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है ना, उसके बाद में अन्य जिले भी हैं यहाँ पे कि गेहूं का उत्पादन होता है, जो कि मालवा के क्षेत्र में आते हैं, जैसे उज्जैन है, धार है, इंदौर, रायसेन, भोपाल, रतलाम, कटनी। तो अन्य ये सभी जिले जो कि मालवा के क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और गेहूं के उत्पादन के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो वो होती है वहां पर काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अच्छा गेहूं होता है, और साथ में दामुट मिट्टी। ठीक है ना, जलोढ़, दामुट मिट्टी। ठीक है ना, ये दोमट मिट्टी होती है, वो गेहूं की पैदावार के लिए सबसे उत्तम होती है। तो इस तरीके की मिट्टी ये मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। एक बात और बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का जो जीके का पार्ट है, स्पेशल जीके सीरीज टॉपिक वाइज मेरी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, रेगुलर चल रही है। हर रोज उसका एक एमसीक्यू सीरीज आता है, जिसमें कि मैं 25 स्पेशल क्वेश्चंस विथ एनालिसिस के साथ में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़िए, क्योंकि उसमें स्पेशल टॉपिक वाइज पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जीके कवर हो रहा है, जो कि आपके एमपीपीसी पीएससी 2020 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उसको भी आप जरूर देखें। तो उसमें स्पेशल टॉपिक पर ये सारी चीजें मैंने पहले ही एक्सप्लेन की हैं, और पहले ही उसकी सीरीज में क्वेश्चंस अपडेट चल रहे हैं, तो लगातार चल रही है, हर रोज चल रही है, तो उसको भी आप जरूर देखें। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर व भिंड जिले में भैंस कौन सी नस्ल की पाई जाती है? गिरधारी,
बंदभारी, मुगर या फिर बेकतारी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बंदवारी। बंदवारी किस्म की नस्ल की भैंस ग्वालियर और भिंड जिले में पाई जाती है और इसका जो दूध दोहन है वो 5 से लेकर 7 लीटर के आसपास का होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5 से लेकर 7 लीटर ये दूध देती है और इसका जो वजन होता है वो 300 केजी से लेकर 400 केजी तक की ये भैंस होती है। ठीक है, तो ये पूरे फैक्ट आप याद रखिएगा। कहाँ? ग्वालियर और भिंड में बंदवारी नाम की ये नस्ल की भैंस यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न आ गया, प्रमुख औद्योगिक केंद्र मालनपुर राज्य के किस जिले में है? मध्य प्रदेश राज्य में जो मालनपुर औद्योगिक केंद्र है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है वो किस जिले में है? रतलाम, भिंड, रीवा या फिर सागर। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है भिंड। जो भिंड जिला है मध्य प्रदेश का जो कि किस में आता है? चंबल संभाग में आता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, इसमें स्थित है ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित मालनपुर औद्योगिक केंद्र। ठीक है, और ये टोटल 4459 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ औद्योगिक केंद्र है, काफी विशाल है ये। और यहाँ पर भिंड क्षेत्र को, ठीक है ना, इसको बागियों का, ठीक है ना, बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर जब भी कोई बागी बनता है तो वो भिंड में ही जाकर बस जाता है। भिंड के जो बीहड़ है, ठीक है ना, वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में बीहड़ फैले हुए हैं, तो उस बीहड़ में यहाँ पर रच जाता है। तो बागियों का गढ़ कहलाता है भिंड। जितने भी डाकू जो उस समय निकले हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे, वो भिंड में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और भिंड के ही थे। ठीक है, और भिंड को धान का कटोरा भी कहते हैं, धान का कटोरा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बने तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर धान का उत्पादन अच्छा होता है, धान की पैदावार अच्छी होती है। कौन सी तहसील में होती है इसकी? इसकी जो गौहद तहसील है, ध्यान रखिएगा, गौहद जो तहसील है यहाँ पर धान की पैदावार अधिक होती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर सरसों, मध्य प्रदेश में जो सरसों का उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं वो चंबल संभागी कहलाते हैं। चंबल संभाग के जो तीनों जिले हैं, जिन 3 जिले कौन कौन से? एक तो श्योपुर, एक मुरैना और एक भिंड। तो ये तीनों ही जिले में सरसों की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है ना, सरसों जो कि तिलहन की फसल कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी है ये बताना है। कोमोर सीमेंट फैक्ट्री, बानमोर्स फैक्ट्री जो कि मुरैना में है, सतना सीमेंट वर्क्स, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बानमोर फैक्ट्री मुरैना, जो मुरैना में स्थापित है। मुरैना की जो तहसील है बानमोर, वहां पर बनाई गई है और इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में कर दी गई थी, जो कि 1922-1923 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे अधिक सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है, सीमेंट का रॉ मटेरियल कौन सा होता है? वो होता है चूना। चूना मिलाया जाता है, तो चूना पत्थर सबसे ज्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके बहुत बड़े बड़े पैमाने पर यहाँ पर भंडार है। तो यहाँ पर सीमेंट उत्पादन और सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है वो सबसे अधिक मिलता है। ठीक है ना, तो इसी कारण से यहाँ पर बानमोर में ये सीमेंट फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ब्रिटिश काल के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मदरबोर्ड पर चिप की कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ही जीके, कंप्यूटर जीके से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर जो चिप होती है, चिप की कनेक्टिंग के जो पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉकेट्स कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्शन कोड कहते हैं, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही विकल्प है उसको बोलते हैं सॉकेट। ठीक है ना, सॉकेट के द्वारा, ठीक है ना, कनेक्टिंग की जाती है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? ये बताना क्या था उनका नाम। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन है? तो सही विकल्प है संत तुकाराम। ये संत थे, ठीक है ना, जो कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। और इन्होंने ही जो धार्मिक आंदोलन है, ठीक है ना, धार्मिक आंदोलन में इनका काफी बड़ा जो एक हाथ है वो था। इनके सामने ही, इनके समय में ही धार्मिक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, और शिवाजी का जो समय था वो कौन सा था? 1674 में,
ठीक है ना, सॉरी गलत लिख दिया, इसमें करेक्ट करना है। 1674 में इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और शिवाजी किसके समकालीन है? औरंगजेब, ये जरूर ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के ये समकालीन है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? रोलेट एक्ट आया था, ये कब आया था? रोलेट एक्ट ये आया था 1919 में, ठीक है ना, 1919 में हुआ था। और 1919 में ही एक बहुत बड़ी घटना भी घटी थी जिसको बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है ना, उसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो आया था, रोष उत्पन्न हुआ था, ये किस कारण से हुआ था? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था, या फिर इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया था, या फिर इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था, या फिर इसने श्रमिक संघ जिसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया था? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सी वाला, ठीक है ना। इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था, और इसका नाम था रोलेट एक्ट। और इसका भारतीय लोगों ने बहुत ही ज्यादा तरीके से विरोध किया था, ठीक है। और ये कब पारित हुआ था, ये भी डेट आपको पता होनी चाहिए। ये हुआ था 18 मार्च 1919 को, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 18 मार्च 1919 को ये रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस रोलेट, ठीक है ना, नाम रोलेट के नाम से है, तो जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमिटी, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कमिटी थी ये, तो इसका नाम था सेडिसन कमिटी। सेडिसन कमिटी ने, ठीक है ना, इस एक्ट को पारित किया था 18 मार्च 1919 को। और इसमें क्या था, सबसे बड़ी बहुत ही बुरी बात ये थी कि अगर कोई भी व्यक्ति शांति भंग करने की जिससे संभावना हो कि ये व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या फिर कोई डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, वो भी उस पर बिना मुकदमा चलाए। 2 वर्ष तक की इसको पूरी सजा मिल जाती थी, 2 वर्ष की सजा का इसमें प्रावधान था। इस कारण से यहाँ के लोगों ने इसको क्या नाम दिया था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून इसको बोलते थे। इसमें ना कोई अपील की जाती थी, ना ही इसमें कोई वकील नियुक्त होता था, और ना ही इसमें कोई दलील मायने रखती थी या फिर काम करती थी। इस कारण से इसका बहुत ही ज्यादा घोर विरोध हुआ था। और इसी समय जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, जो कि अमृतसर में है। ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की सरकार की द्वैध शासन जो प्रणाली थी वो समाप्त की थी? क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, स्पेंसर ने, या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने, जो क्लाइव के द्वारा, ठीक है ना, इसको क्लाइव ने शुरुआत किया था द्वैध शासन प्रणाली। कब की थी क्लाइव ने इसकी शुरुआत? ये हुई थी 1765 में, 1765 ईस्वी में क्लाइव ने ये द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था 1772 में, ठीक है ना। ये उस समय बंगाल का गवर्नर था, ठीक है ना। गवर्नर बनने के बाद में इसने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में 1773 में, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के समय में इसने इस द्वैध शासन प्रणाली को लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम, ठीक है ना, भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म ग्रंथ की जो रचना हुई थी अंतिम वाली, वो कौन सी थी? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, या फिर वज्र छिद्रिका, या फिर वाम सात पाक शनि? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी वाला, वाम सात पाक शनि जो है वो बौद्ध धर्म का अंतिम, ठीक है ना, बौद्ध धर्म ग्रंथ था। और इसकी रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी, ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 10वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी में, ठीक है ना, इसकी रचना की गई थी। और इससे पहले के जो बौद्ध ग्रंथ हुए उन सभी की रचना 10वीं शताब्दी से पहले ही कर दी गई थी। ये अंतिम था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा, 10वीं शताब्दी में
इस ग्रंथ की रचना हुई थी और ये अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? मुगल शासक औरंगजेब जिसने कि सिख के एक गुरु की हत्या की थी और उसको मौत के घाट उतार दिया था, तो वो कौन से गुरु थे सिख के? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या फिर गुरु रामदेव, या फिर गुरु अंगद देव। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प बी है, गुरु तेग बहादुर जी की को मौत के घाट उतारा था और उसकी हत्या के जिम्मेदार है औरंगजेब। और वो क्यों की थी? क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो 1765 में, ये ध्यान रखिएगा, 1765 ईस्वी में, ठीक है ना, इनकी हत्या करवा दी थी किसने? औरंगजेब ने। ठीक है ना, और ये किसके पुत्र थे? ये 8वें, ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर, ठीक है ना, और 8वें जो गुरु थे श्री हरिकिशन जी, आप जरूर ध्यान रखिएगा, इन जो 8वें गुरु थे हरिकिशन, उनके ये पुत्र थे, हरिकिशन के पुत्र थे ये, जो कि तेग बहादुर रहे और इनकी हत्या करवा दी। उसके बाद में फिर 10वें जो गुरु रहे वो कौन रहे थे? 10वें गुरु, अंतिम गुरु थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, जिन्होंने की खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद होगा आपको, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनकी भी हत्या हुई थी। इनकी हत्या किसने की थी? एक अफगान, ठीक है ना, एक अफगानी ने इनकी हत्या की थी और वो इनकी हत्या कब हो गई थी? 1708 में, ठीक है ना, छुरा मार दिया था इनको और छुरा मार के इनकी हत्या कर दी थी 1708 में, ठीक है ना। गोदावरी के निकट में ये एक प्रवचन दे रहे थे, वहां पर हत्या कर दी गई थी इनकी। और जहांगीर ने भी एक सिख गुरु की हत्या करवाई थी और वो सिख गुरु कौन थे? वो थे अर्जुन देव, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य, मुगल गद्दी राजा था जहांगीर, ठीक है ना, जिसको कि जो कि अकबर का पुत्र था, ठीक है ना, उसने भी हत्या करवाई थी और उनका नाम मैंने आपको बता दिया है, गुरु अर्जुन देव। ये भी आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी किसने? जहांगीर ने, ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर ने हत्या करवाई थी और कब करवाई थी? ये करवाई थी 1606 में, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और 1606 में ये जहांगीर गद्दी पे बैठा था, देन उसके बाद में अर्जुन देव की हत्या करवाई थी इसने, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। अगला प्रश्न आ गया, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा 1565, पानीपत 1661, तालीकोटा 1565 में, या फिर रायचूर, ये नहीं है, ठीक है, रायचूर में 1510 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है तालीकोटा 1565 में, ठीक है ना। ये संगीताकी प्रहार विजयनगर साम्राज्य पर हुआ था और इसकी अगर एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो वो थी 23 जनवरी 1565 में। ये संघातिक प्रहार के नाम से जाना जाता है, ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य और इसके साथ में बहमनी, ठीक है ना, बहमनी साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो दिस इज द मैन फैक्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस विकास पर विशेष जोर दिया था? ठीक है ना, इसमें जो हंटर कमीशन आया था उसमें किस विकास पर जोर दिया था इस रिपोर्ट पर? बालिका की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, या फिर प्राथमिक शिक्षा पर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, ये ब्रिटिश काल के समय की बात है, ठीक है ना। और ये जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे वो कौन थे? वो थे रिपन, ठीक है ना, जिनको की, ठीक है ना, शिक्षा का जनक भी बोला जाता है, भारतीय शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है रिपन को। और इन्होंने ही उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शिक्षा पर सिफारिश की थी, प्राथमिक शिक्षा की, ठीक है ना। और हंटर कमीशन की ये रिपोर्ट आई थी, ये कब आई थी? ये आई थी 1882 में, ठीक है ना, जिसमें कि उस समय के तत्कालिक वायसराय जो थे वो कौन थे? रिपन, जिन्होंने की
हंटर इनका पूरा नाम था W हंटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। W हंटर थे ये, और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद में रिपिन ने इसको जोर दिया था और इसको फॉलो भी करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव या फिर म्यांमार। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है म्यांमार। जो म्यांमार है वो सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क देश के जो सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल 7 देश हैं जो कि सार्क देश के सदस्य हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क देश की? ये हुई थी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर, ये जरूर याद रखना चाहिए, 8 दिसंबर 1985 को ये सार्क देशों की जो सार्क समूह है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये है नेपाल में। नेपाल के की जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और वो सार्क देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अपना प्यारा भारत, ठीक है ना, और पाकिस्तान, बिल्कुल याद रखना चाहिए ये सारे देशों के नाम, ठीक है ना, बांग्लादेश, ठीक है, फिर श्रीलंका, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, भूटान, कितने हो गए? 5 देश हो गए। साथ में नेपाल, क्योंकि नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है तो डेफिनेटली नेपाल तो होगा ही। और उसके बाद में अगला देश जो है वो है मालदीव, ठीक है ना। तो ये 7 देश हैं जो कि सार्क देश के समूह के सदस्य हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, एन पासेंट ये एक टर्म है जो कि किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से, कबड्डी, ये शतरंज लिखा हुआ है, शतरंज से, या फिर कैरम। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है शतरंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की टर्म्स एग्जाम्स में पूछी जाती है तो इसको भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया 22वां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला? इंदौर, बड़ोदरा, लखनऊ या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम रैंक मिली थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहले नंबर पर था, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है, इंदौर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आया था वो आया था सूरत, ठीक है ना। गुजरात का जो शहर सूरत था वो दूसरे नंबर पर आया था। और तीसरे नंबर पर मुंबई, ठीक है ना, नवी मुंबई जो थी, ठीक है, वो तीसरे नंबर पे आई। उसके बाद में चौथे नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में जो शहर आया था वो था आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। तो ये चारों के चारों शहर 2020 की स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 स्थान हासिल किए। मध्य प्रदेश का इंदौर पहला, सूरत दूसरा, नवी मुंबई तीसरा और विजयवाड़ा चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए प्रयुक्त की होती है? किसके लिए उपयोग होती है? डिप्थेरिया के लिए, क्षय रोग के लिए, टिटनेस के लिए या फिर खसरा के लिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही जो क्वेश्चन का आंसर है वो है क्षय रोग। क्षय रोग जो है उसके लिए बीसीजी का उपयोग किया जाता है। और क्षय रोग मतलब कौन सा होता है? ये होता है तपेदिक, जिसको बोलते हैं टीबी, ठीक है ना। टीबी जिसको ट्यूबरोक्लेसिस बोलते हैं, ठीक है ना, उसके लिए उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है ना, उसको बढ़ाता है ये बीसीजी का वैक्सीन, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है इसका उपयोग किया जाता है किसी भी क्षेत्र की आर्द्रता जानने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अच्छा, इसमें जो डेंसिटी है, ठीक है ना, किसी भी तरल पदार्थ की डेंसिटी जानने के लिए कौन सा? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर। और पेरिस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेरिस्कोप का होता है किसी भी मतलब समुद्र के पानी में अगर कोई वस्तु छुपी हुई होती है
तो उसका पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और पायरोमीटर का, इसका ताप, टेम्परेचर का पता लगाने के, ठीक है ना, इससे टेम्परेचर नापा जाता है और इससे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इससे नापा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? वो कौन सा वो था, मतलब नोबेल प्राइज मिला था इनको, तो ये नोबेल प्राइज के लिए इनको सम्मानित किया गया था और संयुक्त रूप में इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। तो वो कौन सा ऑप्शन है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, इनको ये आविष्कार दिया गया था। और ये आविष्कार के लिए कब सम्मान मिला था? 1968 में संयुक्त रूप से मिला था इनको, ठीक है ना। इसके इनके साथ में ना मार्शल डब्ल्यू, नीरन ब्रैग और रॉबर्ट डब्ल्यू, ठीक है ना, इनको भी इन्हीं के साथ में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और ये तो टोटल 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताएं, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। कहीं पे अगर कुछ सही से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस सीरीज से जुड़ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहें। स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सभी के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ऑल का रेडियो बटन है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे आपको सारी वीडियोस लगातार मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को ट्यून करके रखिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और साथ में प्लेलिस्ट से जाकर वो सारी वीडियो देखिए जो कि आप देखना चाहते हैं, चाहे वो एमपीजी के हो या फिर एमपीपीएससी का पर्टिकुलर टॉपिक हो। तो सारी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं मेरी स्टडी वर्क कॉन्सेप्ट चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।